नमस्कार। कुछ यात्राएं अपनी ज़िंदगी की बोरियत को दूर करने और नई ऊर्जा हासिल करने के लिए की जाती हैं। कुछ यात्राएं नए अनुभव, नई मंजिलों की तलाश में की जाती हैं। पहाड़, नदी, समंदर पार कर की गई यात्राओं ने नए धर्म, नए देश की नींव रखी। यात्राएं छोटी हो या बड़ी, हमें थोड़ा और जीवन, थोड़ा और समृद्ध बनाती हैं। तो इन यात्राओं की, पर्यटन और घुमक्कड़ी की हमारी ज़िंदगी में, एक व्यक्ति के जीवन में और समाज में क्या अहमियत है, इस पर अपने अनुभव साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास घुमक्कड़। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुकसाल जी। आप समाज विज्ञानी हैं। आपकी पुस्तक चले 7 पहाड़ को पुरस्कार भी मिला है, राहुल सांकृत्यानंद पर्यटन पुरस्कार। तो आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेश उनियाल। आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में पर्यटन विभाग में परियोजना अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं और युवाओं को प्रकृति पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे साथ प्रकृतिविद, प्रकृति विज्ञानी, बर्ड वॉचर अजय शर्मा जी मौजूद हैं, जो हेरिटेज वॉक कराते हैं और बच्चों को, छात्र छात्राओं को पर्यटन से, घुमक्कड़ी से, यात्राओं से जोड़ते हैं। तो आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कुकसाल जी, आपसे बात की शुरुआत करेंगे। आपकी पुस्तक की अभी बड़ी चर्चा भी रही, चले 7 पहाड़, जिसमें आपने अपनी यात्रा वृत्तांतों का जिक्र किया है। तो यात्राओं की या पर्यटन की, घुमक्कड़ी की, आप अपने जीवन में, आपके अनुभव क्या हैं और क्यों आपने ज़रूरी समझा, क्यों आपने एक ऐसा घुमक्कड़ का जीवन चुना अपने लिए? कहाँ से शुरुआत करूँ, थोड़ा सा ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि घुमक्कड़ी, प्रकृति या नेचर ने जो भी हमें दिया है, घुमक्कड़ी एक मन मस्तिष्क में आदमी के हर समय चलती रहती है। यात्राएं जो हमको दिखती हैं और एक मन की बात में, तो क्योंकि गांव में जन्म लिया, तो शुरुआती दौर पहाड़ का एक वो है कि जब पहाड़ का आदमी सुबह बाहर आता है तो सामने का जो परिदृश्य उसको दिखता है, तो उसको हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कि इस पहाड़ के पीछे क्या है। तो जब हम बहुत छोटे थे तो अपने गांव के छज्जे से देखते थे, तो उस समय की घुमक्कड़ी का एक सबसे ज़्यादा ही होता है कि कहीं बारात में जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि पहाड़ के एक गांव से दूसरे गांव में जाना शुरुआत की वह पे रही। फिर उसके बाद क्योंकि पिताजी को पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो वो आया। फिर पढ़ना और घूमना ये एक दोनों के पूरक बन गए और वो व्यक्तित्व में एक आ गए। और पिछले लगभग 45-50 जितना भी मेरे उम्र का हुआ है, वो लगभग इन्हीं 2 उसमें चल रहा है। तो आपने बहुत सारी यात्राएं पहाड़ की? हाँ, लगभग यात्राएं तो रही। और मैं, यात्राएं मेरी कोई अकेली की नहीं है, मित्रों की हैं, आपकी हैं, अजय जी की हैं, बहुत सारे मित्र हैं, नाम हैं जिनके पता हैं या साथ में रहे, उन सब की मदद से इन यात्राओं को किया। और इस किताब में कुछ चुनिंदा 10 यात्राएं शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी यात्राएं थी। और यात्राएं तो हम सब इस समय बैठे हुए यात्रा ही कर रहे हैं, क्योंकि मन में हमारे बहुत सारे विचार आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यात्रा तो जीवन का सबसे एक अहम और अंदर का ही अंग है, वो व्यक्ति उससे बाहर नहीं है। जी। और सर्वेश जी, आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में हैं और आपको क्या लगता है कि यात्राएं किस तरह के इंसान को ज़्यादा समृद्ध बनाती हैं, ज़्यादा समझ देती हैं अपने आसपास के जीवन, संस्कृति के प्रति? जैसे मैं पर्यटन पढ़ाई के बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय में पर्यटन विषय से ही जुड़ गया और मेरा अधिकांश समय अब पर्यटन के छात्रों के साथ ही व्यतीत होता है। तो इतने लंबे समय, लगभग 30 साल से बच्चों के साथ हम टूरिज़्म की पढ़ाई के साथ साथ घुमक्कड़ी भी करते हैं, जिसे हम सैर सलीका नाम देते हैं। और उसमें, उस सैर में हम एक अध्ययन वाला पुट रखते हैं। तो उसके बाद जो जिज्ञासाएं हैं, सर्वेक्षण हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे जो घुमक्कड़ी का स्वरूप है वो कुछ दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। तो हमारा सैर करने का जो एक मोटो होता है, वो अपने सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कुछ सोचना, कुछ समझना, कुछ नया करना, कुछ रहस्य और रोमांच की तरफ जाना और अध्ययन के प्रति और अपने को विकसित करना, ये हमारी सैर का एक विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद एक नज़रिया रहा। और मेरी अधिकांश जो यात्राएं रही हैं वो शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में ही रही हैं।
जी बिल्कुल। और अजय जी, आप चिड़ियों के संसार में सैर कराते बच्चों को प्रकृति की ओर ले जाते हैं, जो अपने आसपास का माहौल है हम उसे कैसे देखें समझें, यूं ही ना गुजर जाएं, तो आप अपने अनुभव के बारे में बताएं। हाँ, ऐसा ही हुआ। 97 में मुझे मौका मिला एक नेचर बेस्ड रिजॉर्ट को डेवलप करने का। उससे पहले मैं एक होटल में जनरल मैनेजर था, और होटल की 4 दीवारी से बाहर निकल कर जब मैं प्रकृति के सानिध्य में गया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द इतनी चिड़ियाँ हैं लेकिन मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ जी। मेरे इर्द गिर्द इतने पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ। तो तभी मेरी मुलाकात हिंदुस्तान की एक प्रकृतिविद जेनिफर नंदी से हुई, और जेनिफर नंदी एडमिरल नंदी की वाइफ थी एंड बहुत उच्च कोटि की नेचुरलिस्ट थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अगर प्रकृति के किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लेंगे तो उससे आपको प्रकृति के जो संबंध हैं वो आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि मुझे चिड़ियों के ऊपर काम करना चाहिए, और मैंने चिड़ियों पे काम करना शुरू किया। आज मैं जहाँ भी होता हूँ पूरे देश भर में, मैं कभी कहीं भी अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता हूँ। लोगों को मैं बेशक ना जानूँ, लेकिन आसपास जो मेरे परिंदे हैं उनसे मेरा परिचय, उनको मैं पहचान पाता हूँ, जान पाता हूँ, तो मैं अकेलापन महसूस नहीं करता हूँ। तो मेरे अकेलेपन को, जंगलों में अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़ियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जी। और फिर जब आप किसी विधा में और डीप चले जाते हैं, अंदर उतर जाते हैं, तब आपको ये लगता है कि ये एक जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कोई भी चीज़ जो है वो एकाकी नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आपको और बहुत सारे रहस्य धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अंतहीन प्रक्रिया है, और इसके लिए कई जन्म भी कम हैं, तो इस जन्म में जितना हो जाए जी फिर आगे देखें। बिल्कुल। तो कुकसाल जी, जैसे हम आपकी पहाड़ की यात्राओं के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ये भी कहते हैं कि जैसे यात्राएं, बहुत सारे यात्री रहे हैं जो ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक देव हो, सबने यात्राएं की तो कुछ नया एक स्वरूप में दुनिया को देखा और नई चीज़ें सिखाई, जिनको हम आज तक लोग फॉलो करते हैं। तो जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो यात्राएं करे या इस बारे में सोचे, तो उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए, किस तरह हम, क्योंकि हम अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। देखिए, अगर दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने दुनिया को बेहतर बनाने की सोची होगी तो वो घुमक्कड़ रहा होगा जी। अगर घुमक्कड़ ना होता तो ये दुनिया इतनी बेहतर भी नहीं है, क्योंकि जब वो गया, दूर गया, देखा कहाँ कैसे किस तरीके से। अगर हम देखें कि एक यात्री आस्था से जाता है, एक पर्यटक सुख सुविधा को मद्देनजर रख के कहीं जाता है, एक रिसर्चर ज्ञान की खोज में जाता है, एकमात्र घुमक्कड़ ही एक ऐसा है शख्स है जो इनके दबाव में नहीं रहता। उसको ज्ञान की नहीं है, उसको आस्था से भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसको सुख सुविधाओं से भी बहुत ज़्यादा नहीं। वो नेचर ने जो भी हमको दिया है, आज जिस माहौल में हम बैठे हैं, ईश्वर या प्रकृति का है कि ये सर्वोत्तम है, जीवन का मेरा सर्वोत्तम क्षण है। तो नेचर ने जो भी दिया है वो सब सर्वोत्तम है और उससे हमें लेना का। तो एक घुमक्कड़ ही है जो इस पूरी विकास प्रक्रिया के सबसे मूल में है। तो इसलिए ये कहना कि वो कैरियर ओरिएंटेड होगा, ये होगा, ये केवल हमारा अपना सोचना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज के युवाओं को एक बात तो अपने जहन में रखनी होगी कि यात्राएं उसके मन मस्तिष्क में हर समय विद्यमान रहे। जो भी सामने दिख रहा है किसी ने, उसमें उसको उन चीज़ों को लेकर के ही आगे बढ़ा। आपने बताया और जैसे कहा कि राहुल सांकृत्यायन जी से के पुरस्कार के बाद, तो मुझे लगता है कि राहुल जी ने जितना साहित्य और जितना चीज़ें की हैं, या हमारे जितने भी लोग ये आए थे, तो इन्हीं से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो यही आज के युवाओं ने अपने आप को बिल्कुल समेट लिया है। उनको लगता है कि यात्रा या घूमने का मतलब मौज मस्ती है, घूमने का मतलब यह है, घूमने का मतलब यह है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे। मैं कहीं गया हूँ
और मेरे वापस आने तक वो चीज़ जैसी थी वैसी तरीके से रहे। ऐसा ना हो कि वो डिस्ट्रॉय हो कहीं मेरे जाने से। तो जो मौजूदा पर्यटन है, जिस तरह से उत्तराखंड तो एक पर्यटन प्रदेश है जहाँ पर बाहर से देश दुनिया से यात्री आते हैं, तो उसको देखकर आपको लगता है कि क्या ये यात्राएं सही दिशा में, ये पर्यटन सही दिशा में है? ऐसा कह तो नहीं सकते कि सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं। अभी कोई इतनी खराब स्थितियां नहीं आई, चाहे सरकारों की हो, चाहे समाज की हो, चाहे किसी भी तरीके एक पर्यटक की हो, उसको नियंत्रित करना या उसको दिशा देने का वो है। और ये कहना कि क्योंकि जो भी नेचर में हो रहा है या उत्तराखंड आज जिस स्थिति में प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तमाम तरह, केवल प्राकृतिक नहीं है, सांस्कृतिक रूप से देखिए पर्यटन से कितने नुकसान आ रहे हैं, हम और आप वाकिफ़ हैं। तो वो भी संभावनाएं बहुत हैं और निश्चित रूप से क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि एक प्रकृति के जैसे प्रदेश में हम रह रहे हैं, सब कुछ है, आर्टिफिशियल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्षेत्रों में तो करने की ज़रूरत है और उसमें, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के क्षेत्र में तो जो भी नेचर ने हमें दिया है उसी से हमको लेने की ज़रूरत है। तो सरकार भी उसमें बहुत ज़्यादा अभी जी पर्यटन को बहुत सस्टेनेबल वे में कहें कि आगे ले जाने की ज़रूरत है हमको। बिल्कुल। और ये भी एक पर्यटक के तौर पर हमें खुद को प्रशिक्षित करना होगा कि अगर हम पर्यटन एक यात्री के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्या जरूरी चीजें, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये मुझे घर से निकलते समय हो जाना चाहिए जी। तो वो थोड़ा सा कम दिखता है, जिम्मेदार पर्यटन होगा फिर नहीं दिख पाता जी। और सर्वेश जी, आप चूंकि युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी जिस तरह से इको टूरिज्म की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, एक तो वो युवा जो यहाँ पर पर्यटन से अपने लिए आजीविका अर्जित कर सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन जिस तरह से हैं तो उनके पास एक तोहफा मौजूद है, और बहुत सारे यात्री जो फिर यहाँ आते हैं उनको किस तरह से मार्ग दिखा सकते हैं। तो किस तरह से ये इको टूरिज्म की संभावनाएं आप राज्य में देखते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि हमारा नज़रिया थोड़ा सा भिन्न होना चाहिए, और जैसे मैंने अपने पहले एक सैर सलीका शब्द का यूज़ किया था कि हम सैर सपाटे से अलग सैर सलीके की तरफ जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। तो हमारी जो जितना भी हम टूरिज़्म के स्टूडेंट्स हैं वो हमने बाकायदा एक सिलेबस का पार्ट रखा है कि हम सैर को सलीके के रूप में करें, हम उसे सैर सपाटा ना करें। तो जब सैर सलीके के नज़रिए से हम कोई यात्राएं करते हैं तो उसमें पहले बात तो यही जहन में रहती है कि हम उसके इकोसिस्टम को, जिसको सस्टेनेबल टूरिज़्म हम कह रहे हैं, उस पर ही केंद्रित वो होती है। और जैसे कि डॉक्टर कुकसाल जी ने कहा है कि हम प्रकृति से न छेड़छाड़ करते हुए प्रकृति में जो सौंदर्य है, प्रकृति से जो ले सकते हैं उसको उसी रूप में लें। तो हमारे प्रदेश के लिए हमारी प्रदेश की पर्यटन की विशेषता ही सैर सलीका पर्यटन होना चाहिए। उसको इस तरह से कि केवल एक मनोरंजन के तौर पर ही नहीं उसको रहना, उसके अध्ययन, ये एक प्रयोगशाला है। और जो आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को? देखिए मैडम, हमारे जो पर्यटन के जो छात्र होते हैं उसमें जो आज के आधुनिक पर्यटन उद्योग के लिए जो ज़रूरत है उसके मुताबिक तो हम एक सिलेबस का अध्ययन करते ही हैं, लेकिन जब हम हिमालयन टूरिज़्म की बात करते हैं या पूरे देश में भी हम शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम एक सैर सलीका ज़रूर रखते हैं ताकि हम जिसको सस्टेनेबल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, जिम्मेदार पर्यटन, ये नए नए शब्द हैं जो आ रहे हैं, तो इसको एक तरह से हम सलीके के टूरिज़्म में उसको रखते हैं और अध्ययन में भी इन चीज़ों को रखते हैं। हमारे जो शोध छात्र हैं वो बाकायदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी किसी डेस्टिनेशन की कैसी होनी चाहिए। तो ये तो हमारे मूल उद्देश्य में होता ही होता है पर्यटन के छात्रों में। और आज ऐसा नहीं है कि सारा सैर सपाटा ही चल रहा है। बहुत जो माउंटेन टूरिज़्म में जो लोग होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फोटोग्राफर्स हैं, जो बर्ड वॉचर्स हैं, ये इनका एक जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से सलीके पर है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म पे है। और जो हम टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो पर्यटन विकसित कर रहे हैं उसको इस चीज़ से ला करके जोड़ने की सख्त ज़रूरत है ताकि हमारा जो पर्यटन है वो एक नियोजित पर्यटन की ओर जाए, और सरकार को भी इसी तरह के प्रयास निश्चित रूप से करने चाहिए। बिल्कुल।
और अजय जी, चूँकि बर्ड वॉचिंग इस समय बहुत सारा रुझान युवाओं में बर्ड वॉचिंग को, पहले लोगों में इसकी इतनी मैं कहूँ इतनी अवेयरनेस नहीं रही होगी, लेकिन अब बर्ड वॉचिंग जैसे ही चीज़ें भी, करियर की भी अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि यात्रा कहीं ना कहीं जो नए युवा हैं वो किस तरह से यात्रा से जुड़कर अपने करियर या अपने भविष्य को भी देख सकते हैं, तो बर्ड वॉचिंग जैसी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट बाज जैसी चीज़ें हैं, ये किस तरह से युवा इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि जब मैंने बर्ड वॉचिंग शुरू की तो मुझको ये लगता था कि शायद मैं ही अकेला इस पूरे क्षेत्र में हूँ जो इस काम को कर रहा हूँ। 2010 और 2011 तक आते आते सरकारों में भी ये बात आनी शुरू हुई कि बर्ड वॉचिंग को, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ये बात आनी शुरू हुई कि बर्ड वॉचिंग को ज़रूर जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और यहाँ पर एक बर्ड फेस्टिवल्स होना शुरू हुए जी। तो 2011 के बाद से लगातार बर्ड फेस्टिवल्स हुए, और जो जिम्मेदार टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग और जो नेचर टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने नौजवानों की, और जो लोग बर्डिंग से जुड़े थे, बर्ड वॉचिंग से जुड़े थे, उनको ट्रेन करने का भी एक काम किया इस पूरे 10 साल के दौर में। और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इस पूरे 10 साल के दौर में कुछ एक ऐसी पॉकेट्स उभर के आई हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो राजाजी नेशनल पार्क में कुछ नौजवान हों और वो कुछ गुजर लड़के हों जिन्होंने आज की तारीख में बर्ड वॉचिंग में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे आप कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर बहुत सारे नौजवान अब बर्ड वॉचिंग के लिए एज अ गाइड काम कर रहे हैं, और एक पवलगढ़ हाँ वो रिजर्व बनाया गया है, और वहाँ भी नौजवानों ने मिलके प्रकृति प्रेमी करके एक संस्था बना के बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर बर्ड टूरिज़्म, बर्ड वॉचिंग एक मुख्य एक्टिविटी के रूप में विकसित हो गई है। और क्या बाहर से जो पर्यटक जी हाँ, और पूरे हिंदुस्तान भर से, क्योंकि उत्तराखंड जो है हिमालयी चिड़ियों का एक एंडेमिक स्थान है, एक जगह है, और जो साउथ से, वेस्टर्न इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से लोग हिमालय की चिड़ियों को देखने यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए स्वर्ग है। और आज उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ बर्ड गाइड्स ना हो, और ये सब वही नौजवान लड़के हैं जो पिछले 8-10 सालों में जिन्होंने इस विभाग पे काम किया, और आज वो अपना अच्छे से रोजगार चला रहे हैं। अगस्तपुरी के पास कोई, जी हाँ, बहुत अच्छा काम। हाँ, यशपाल नेगी जी हैं, उधर हरीश मैठानी जी तो हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण मौजूद हैं कि अब बर्ड वॉचिंग जैसी फील्ड भी है जो जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, और आप प्रकृति से जुड़ करके काम करते हैं। और कुकसाल जी, आपने आपकी किताब का एक अंश में ऐसा पढ़ रही थी कि आप पहाड़ देखने आते हैं लेकिन हम पहाड़ में रहते हैं। जी। जब आपको अगर ऐसा विचार हो कि इसी पहाड़ में रहा जाए तो शायद आपका ये विचार बदल जाएगा जब आप यहाँ सुविधाओं की स्थिति और इस तरह से देखें। तो ये किस तरह से, इस वाक्य के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वही है कि पहाड़ दिखने में तो बहुत सुंदर है, निश्चित है, लेकिन रहना बहुत उतना ही विकट है, क्योंकि जो चीज़ सुंदर दिख रही है उसके अंदर की विकटता को समझना बहुत जरूरी है। हम उसमें रहते हैं, और ये एक, मैं दानपुर वाले इलाके में एक बच्चे क्या कहें कि एक नौजवान ने इस बात को कहा था, जब मैंने उससे कहा कि यहाँ पे नेचर इस तरीके से हो रहा है, तो उसने कहा आप तो देख के चले जाओगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है पहाड़, आपको ट्रैकिंग में आपको ये सब है, लेकिन जब आपको रहना पड़े कि आपका बच्चा या छोटा सा चोट लग जाए और डॉक्टर 30-40 किलोमीटर तक नहीं है, तो फिर कैसे लगेंगे पहाड़। तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो जो बाहर से आकर के देखता है वो पहाड़ जो हमने फिल्मों में देखे हैं, और एक पहाड़ जो हमारी बहनें देख रही हैं, जी रही हैं, उस पहाड़ को जीना। पहाड़ को देखना आसान है लेकिन उसको जीना, क्योंकि पहाड़ को देखने के लिए तो इस समय बहुत बड़ी तादाद में, जैसे लाखों की संख्या में पहाड़ को जीना कितना मुश्किल है, ये मैं ही जान सकता हूँ या आप ही जान सकते हैं जो पहाड़ के अंदर रहते हैं।
बरसात हर एक को अच्छी लगती है, लेकिन बरसात उस आदमी से पूछिए जिसकी छत टपक रही हो पहाड़ में, जिसको बहुत दूर तक जाना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर आदमी अपने, आप ऐसा देख रही हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप इधर को देख रही हैं, तो हर आदमी का अपना अपना नज़रिया रहता है। लेकिन मुश्किल मुझे लगता है कि आज भी पहाड़ को उसके प्राकृतिक रूप से नहीं देखा गया। हमारे पहले के, चाहे वो संकीर्तायजन जी हों और बड़े, आपने बुद्ध का उदाहरण दिया, आपने शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया, तो उन्होंने उसके मतलब उसकी आत्मा को देखा। लेकिन आज का जो टूरिस्ट है या आज का जो तीर्थयात्री, इवन तीर्थयात्री, मुझे नहीं लगता है कि उसको तीर्थयात्री कहा जाए या ना कहा जाए। वो एक मिक्स कॉकलेट टाइप का हो गया है। वो जा तो बद्रीनाथ को जा रहा है, लेकिन उसकी मनोभावनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसका देखने का स्टाइल कहीं नहीं लगता है। क्योंकि हमने बचपन में देखा है कि तीर्थयात्री किस तरीके से वो अपने कपड़े को सुखाते थे, किस तरीके से वो जाते थे, और हर समय बनाए। तो अब उस यात्रा की तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो घुमक्कड़ हैं, बर्ड वॉचिंग वाले वह हैं, वो इस बात को जानते हैं। तो अभी थोड़ा सा देर तो हो गई, लेकिन अभी अंधेर नहीं हुई है। जी, मतलब थोड़ा जागरूकता लाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, और नए बच्चों में तो कम से कम जी, क्योंकि नए युवाओं के लिए, क्योंकि ये रहेगा नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे चीजें दिख रही है, इंडिकेशन दिख रहा है पहाड़ का कि आप जो ये कर रहे हैं कि सचेत हो जाइए। बहुत सस्टेनेबल वे में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है जी। और सर्वेश जी, आजकल जो एक, चाहे नई पीढ़ी हो, पुरानी पीढ़ी, किसी भी उम्र के लोग हों, शारीरिक समस्याएं, बीमारियां और मानसिक, मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा बात होने लगी है। तो ये जो घुमक्कड़ी है, ये जो पर्यटन है, ये कहीं ना कहीं आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर भी बहुत स्वस्थ बनाता है, रिफ्रेश बनाता है। और इसीलिए शायद जो ये पर्यटक आते हैं कि 2 दिन की छुट्टी में भी आ जाते हैं, वो इसीलिए कि कैसे उनको वो एक ताजगी मिल सके। ये बात बिल्कुल है। इसीलिए हेल्थ टूरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट आया है। लोग इसीलिए हेल्थ टूरिज्म, योगा टूरिज्म के लिए करते हैं, क्योंकि आजकल जितनी जो एक बिल्कुल भौतिक युग के हम चरम पे चले जा रहे हैं, तो इससे जितने परेशानियां हैं, उनको रिलैक्स के लिए आदमी जो है नेचर के करीब जाना चाहता है, वो शांत जगहों में रहना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है। तो यही कारण है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में हेल्थ टूरिज़्म का आज अगर हम पूरे विश्व में देखें तो हेल्थ टूरिज़्म बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और उस लिहाज से जिसे हम घुमक्कड़ी कह रहे हैं या जिसे हम सैर सलीका कह रहे हैं, यही एक बहुत सुंदर माध्यम है जिससे हम इसमें काफ़ी हद तक अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक अपने के जो मैनर्स हैं उसके हिसाब से हम अपने को तरोताज़ा कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हम रिचार्ज करने की, तो प्रकृति के करीब आके हम रिचार्ज होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हम एक तरफ चले जाते हैं, और कैरिंग कैपेसिटी जो बार बार हमारे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सर ने भी कहा है कि जितने भी हमारी टूरिज़्म की विधाएं हैं जो विकसित हो रही हैं, उसमें कैरिंग कैपेसिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। कहीं वो एकदम एक्सीड करता है तो वो उस अपने मोटो से भटक जाता है, और प्रयास यही होनी चाहिए। आपके लिहाज से किस तरह से हमें कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना चाहिए? क्या हमको एक नियंत्रित, व्यवस्थित वे में यात्रा ले जानी चाहिए? ये इसका सलूशन किस तरह से आप देखते हैं? देखिए मैडम, एक जो चीज़ है, जैसे कोई एक डेस्टिनेशन है, उसका एक चरित्र होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है। और एक उदाहरण के लिए हम कहें कि हम खिरसू में जाते हैं, खिरसू जगह पौड़ी के पास है, तो ठीक है, वहाँ पे बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, हिमालय देख सकते हैं और शांति हो सकती है। लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है कि अगर 50-100 लोग रहेंगे तो ही वो अच्छा लगेगा। लेकिन पता चला कि वहाँ 400-500 लोग एक दिन में रह रहे हैं, तो वो उसका कैरेक्टर ख़त्म हो गया। तो वो डेस्टिनेशन भी ख़त्म हो गया और जिस मोटो से हम जा रहे हैं वो भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पर्यटन को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन का कैरेक्टर क्या है, वो किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और उसी लिहाज से हम वहाँ पे टूरिज़्म के फ्लो को बढ़ाएं या उसको नियंत्रित करें। अगर हम बर्ड वॉचिंग की बात करें तो बर्ड वॉचिंग, जैसे सर बहुत अच्छे से बताया कि बर्ड वॉचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए उत्तराखंड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है ना। बर्ड वॉचिंग, मैंने सर से भी डिस्कस कर रहा था कि सर एक बर्ड वॉचिंग कैंप करा दीजिए, तो सर ने पहले बोला 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, 15 बच्चे होने चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ संख्या में लोगों तो को ले जाएं। जब हम अध्ययन कर रहे हैं, जब हम किसी कैंप की बात करें, वहाँ पर भी हम कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम केवल उद्योग के रूप में, केवल अर्निंग के लिए ना रखें, इसको अर्निंग का माध्यम बनाना है, क्योंकि पर्यटन उद्योग
एक महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व का पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे कि रोजगार के अवसर मिलते हैं। उत्तराखंड की तो नींव ही सभी, मैं बचपन से ही हम सुनते रहे हैं कि उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावना है। असीम संभावना का मतलब ये नहीं है कि हम उसको डेस्टिनेशन को ख़त्म कर दें। माउंटेन्स में हम इतना ज़्यादा लोगों को लाने के लिए मतलब हमें बहुत ही सीमित और संतुलित पर्यटन चेक करना है, उसको डिवाइड करना है, जगह जगह डिवाइड करना है, उसके कंसेप्ट अलग अलग लाने हैं। कोई माउंटेन टूरिज्म है, कुछ हेल्थ टूरिज्म है, कुछ योगा टूरिज्म है, तो इस तरह का हमको उसको करना होगा जी। और अजय जी, जब हम ये सारी पर्यटन की बातचीत कर रहे हैं, स्त्रियों को आप कहाँ देखते हैं? महिलाएं कहाँ पर हैं बर्ड वॉचिंग में या इस तरह की घुमक्कड़ी की विधा में? लड़कियाँ को आप कितना आगे बढ़ा हुआ पाते हैं यात्री के तौर पर? नहीं, अब पिछले कुछ सालों से बहुत परिवर्तन है जी। और लड़कियां, महिलाएं इंडिविजुअल निकल रही हैं जी। और मेरे पास तो ऐसे बहुत ग्रुप्स आते हैं जो सिर्फ महिलाओं के ही होते हैं जी। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आने वाले भी समय में, अब जैसे मैं अगर बर्ड वॉचिंग की या हेरिटेज की ही बात करूं, तो पूरे प्रदेश में लड़कियां भी हैं जो बर्ड गाइड्स के रूप में अपना काम कर रही हैं। तो आने वाले वक्तों में जब जिस तरीके से नेचर गाइड के कैंप्स और ट्रेनिंग कैंप्स किए जा रहे हैं, और नेचर गाइड्स का मतलब सिर्फ बर्ड गाइड ही नहीं बल्कि वो नेचर को इन टोटलिटी समझ के आगे बताने वाली चीज़ें, तो उसमें लड़कियां अब काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं जी। तो लड़कियां भी घुमक्कड़ी की यात्रा में बिल्कुल बराबरी की भागीदारी के साथ ज़्यादातर आ रही हैं। क्योंकि अब एक चीज़ जैसे आपने कहा था, मैं इससे जोड़ना चाहूँगा कि अब नंदा राज यात्रा 26 में होगी, 3 साल रह गए। मुझे लगता है कि हमको अभी से उसकी तैयारी की, क्योंकि 26 आते कहीं ऐसा ना हो कि पिछली 14 वाली जो नंदा राज यात्रा में हमने देखा और जो उससे जो सबक लिया, तो वो सबक अभी तक मुझे नहीं लगता है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है भी बैलेंस हो पाया होगा इन 10 सालों में भी। तो उस सबक के साथ एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सरकारों को चाहिए, संस्थाओं को चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है 3 साल बाद, और हजारों, क्या मैं तो समझता हूँ कि लाखों के, कि क्या हम लाख लोग ले जाने के स्थिति में हैं, और आप किसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, पास सिस्टम करेंगे, क्या करेंगे? तो ये हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और मैं चाहूँगी कि अब प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे वो एक जिम्मेदार पर्यटन और जिम्मेदार पर्यटक के तौर पर आगे बढ़ें, यात्राएं करें, ताकि यात्राएं, जैसा आपने भी कहा, कि नई नई खोज लेकर सामने आती है। बिल्कुल। देखिए, हम जब भी घर से निकलते हैं तो ये ना सोचे कि जैसा हमारा अपना घर के अंदर हमारा व्यवहार होता है, लगभग हमको एक अनजान जगह पे भी उसी तरीके का व्यवहार है। जब तक हम उस व्यक्ति से, जिस प्रकृति हो या व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी रूप में हो, जब तक हम उसको इस रूप में उसकी आत्मीयता नहीं होगी, जब तक हम केवल, जैसे आपने कहा कि सपाटा अगर हमारे दिमाग के अंदर है तो हम साफ ही करेंगे। बिल्कुल। तो जब तक उस सलीके को, तो हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, हमें अगर हम आनंद भी ले रहे हैं, एक मौज मस्ती भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा। और मैं पिछले अपने 30-40 साल के अनुभवों को बता सकता हूं कि अभी इसमें कमी है, लोगों के तो इस पर और काम करने की जरूरत है और जागरूकता लाने की जरूरत है। तो आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और हमसे अपने ये अनुभव साझा के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने बातचीत की किस तरह से यात्रा और घुमक्कड़ी में हमें एक जिम्मेदार पर्यटन, एक जिम्मेदार यात्री, एक जिम्मेदार प्रकृति प्रेमी के तौर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।